अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सलाहुद्दीन। मंजूर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंजूर साहब, बुरी खबरों के दरमियान एक अच्छी खबर आई है। एशिया कप का आगाज़ पाकिस्तान ने नेपाल को बहुत बड़े मार्जिन से हरा के किया है और सैटरडे को पाकिस्तान इंडिया का मैच है। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान उसमें भी कामयाबी हासिल करे। और बुरी खबर जो है पीटीआई के चाहने वालों के लिए ये रही कि साइफ़र के केस के अंदर 13 सितंबर या 12 सितंबर तक इमरान खान साहब का जुडिशल रिमांड हो गया। तो जो हार फूल मिठाइयाँ लेके गए थे ज़मानत के लिए वो नहीं काम आ सके और इमरान खान साहब जेल में ही हैं। पीटीआई जो बयानियाँ बना रही है वो ये बना रही है कि भाई जब प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर को बात करने का हक हासिल है खारजा अमूर के ऊपर, और साइफ़र जब डिकोड हो गया तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। साइफ़र का है क्या, केस क्या है? यार इशू ये है कि एक तो आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने अच्छी खबर सुना दी। कल मैं भी देख रहा था इत्तेफाक से, बड़े चौके छक्के लग रहे थे। मतलब आप नेपाल से आप जीत गए, मतलब आपके पास खुश होने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आपको खुश होने का हक है। और मैं तो ये कहता हूँ कि खुशी और गम जो है, ख़ास तौर पे खुशी जो है, वो इंसान में बिल्कुल एक इनबिल्ट एक चीज़ है, आपकी खासियत है। इंतहाई ख़राब हालात में, दर्दनाक किस्म की सूरत हाल में आपको कहका लगाना, आपको दांत दिखाना, आपको मुस्कुराना आपका बुनियादी हक है। तो हमारी खुशी तो वैसे गुर्बत में भी कोई छीन नहीं सकता। सही है। चले ठीक है, वो नेपाल से जीत गए, लेकिन आप ये सोचें ना कि आपकी खुशी जो है जीत और हार में देखें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपका मुकाबला किससे है। अगर आपका मुकाबला इंडिया या ऑस्ट्रेलिया या किसी दौर की वेस्ट इंडीज़ के साथ होता ना, तो आप इसको ज़रा पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ लगाएं ना। इस वक्त हमारा मुकाबला पाकिस्तान में इकनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन में किसके साथ है? यानी दुनिया की जो सबसे मजबूत जो टीम है, अब 2-3 टीमें ही समझी जाती हैं दायरे, उसमें यूरोपियन टीमें आगे हैं। आपका मुकाबला उसमें है और उसमें आप नेपाल हैं। ये बात है। ये आप जो है ना, ये तारीख को करेक्ट करने की जरूरत है। लेकिन एनीवेज स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जो आपको बड़ा सहारा देती है, इसमें कोई शक नहीं। इट्स अ गुड न्यूज़। और आई होप कि अब इंडिया के साथ क्या हो रहा है, इंडिया के साथ भी कोई हमारी दुश्मनी नहीं है। स्पोर्ट्स में स्पिरिट में, मिसाल एशियन सीरीज़ है ना, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान होती है, हिस्टोरिक उसका एक वो है, वो एक दूसरे के साथ टूथ एंड नेल लड़ते हैं, बिल्कुल ख़तरनाक दुश्मनों की तरह लड़ते हैं। और जब वो कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है, तो उनका मिलने का अंदाज़, एक दूसरे के साथ जो रवैया है, उसमें इतनी स्पोर्ट्समैनशिप झलकती है कि आपको हैरत लगती है कि यार आप खेल के मैदान में क्या थे और अभी जो है हाथ मिला रहे हैं और वो कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ किसी को अच्छा लगे कि बुरा लगे, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी मुकाबले जो है ना डू एंड डाई के होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स बना के वो करना चाहिए। उसमें आइडियालॉजीज, रिलीजन्स, आपके ख्यालात, उसकी मेरे ख्याल में कोई अहमियत नहीं है। ठीक है। और ये और बात है कि इंडियंस थोड़े खुश होंगे कि हमने चंद्रयान को लेके इंडियन से ज़्यादा उनको फेम दे दिया है। अच्छी बात है, भारत वेरी गुड। इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान में उसकी और ये बड़ी एक और चीज़ है, वो भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि चंद्रयान जो है वो इंडिया की कामयाबी तो है, लेकिन आप ये सोचें कि एशिया और एशिया में ख़ास तौर पे जो आपका सब कॉन्टिनेंट है, जो जुम्मा 8 दिन तक एक था, और उसकी कामयाबी है। तो इस कामयाबी पे हमें भी खुश होना चाहिए। इसमें जो पाकिस्तानियों का रिएक्शन था ना, वो भी अगर आप उसको देखें तो वो ठीक है कि अपने वो कर रहे थे, रिकॉर्ड लगा रहे थे, लेकिन उसके अंदर एक दर्द महसूस कर रहे थे कि यार हमने भी तो जद्दोजहद की, हमने भी तो मुल्क के शुरू के अंदर हमारे भी तो सैटेलाइट जाते थे, तो अब हम क्यों पीछे रह गए। तो ये एक दर्द भी उसके अंदर था उनकी। आपके सैटेलाइट जाते थे, लेकिन बाद में आपको खुदा न खास्ता ऐसा ही हुआ कि सैटेलाइट स्टेट बन गया। ठीक है ना, सही। डर तो हमें होता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के लोग जो अक्लमंद लोग हैं,
जिनके दिनों में जहनों में दिलों में कोई नफरत नहीं भरी है, वो ये तो चाहते हैं ना कि इंडियन सी तरह हो जाए। हाँ, आप न चाहते हुए भी आप अपना दुख दर्द दुखड़ा क्यों बयान कर रहे हैं भाई? हाँ, कि यार जुमा 8 दिन पहले हम लोग एक ही उसमें रहते थे ना, यूनाइटेड वो था, इंडिया था, और पार्टीशन से पहले रहते थे। वो भी बिजनेस करते थे, हम भी बिजनेस करते थे, वो भी खेती बाड़ी करते थे, हम भी खेती बाड़ी करते थे, वो फिल्में बनाते थे, हम भी बड़ी ज़बरदस्त फिल्में बनाते थे, हमारे पास ज़बरदस्त शायर थे, उनके पास भी ज़बरदस्त शायर थे, आधे इधर आ गए आधे उधर आ गए। आई मीन ये पूरा खिता जो है वो कैसे चेंज हुआ वो और बात है, लेकिन न चाहने के बावजूद भी इंडियंस और इंडिया इस वक्त पाकिस्तानियों का आइडियल है। आप माने ना माने यार, वो वजह ये हुई, देखिए आइडियल इस वजह से बने कि आप पीछे से पीछे होते चले जा रहे हैं। तो अगर 80s तक जो है दोनों का मुकाबला, आप दिल से नहीं मान रहे, आप मजा और दिल से माने, मजा और बात है, मजा और बात है। मैं कह रहा हूँ कि फॉर बैड रीजंस, देखिए ऑल फॉर बैड रीजंस, यू वांट टू कॉपी देम यार। एक आपका कंपटीटर है या आपके साथ भाग रहा है, अब वो बहुत आगे चला गया, तो आपको दर्द तो होगा ना। इंडियन और चाइनीज भी तो कॉम्पिटिटर है भाई। हाँ, इंडियन और चाइनीज कॉम्पिटिटर है, और उनकी सरहद पे जो खतरनाक किस्म का फटा है वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो टेंशन है उससे कहीं बड़ा है, राइट। उसके बावजूद भी वो $100 बिलियन से ज्यादा जो है वो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हाँ। और वो खुश है, और हमें यार पता नहीं क्या पेट में दर्द है, जो भी कुछ है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। चाचा रखो चाय चले, और तुम जो है कम से कम हमारे प्रोग्राम में भी थोड़े आ जाओगे। बस ठीक है, हम ले लेंगे। आप लोग सिर्फ ये निकालें, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। भाई ये हमारे प्यारे प्यारे दोस्त हैं और यहाँ पे हमें सर्व करते हैं, हम इसका बड़ा शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी। तो मैं असल में ये कह रहा था कि वॉट एवर फॉर ऑल बैड रीजंस, ये बैड रीजंस ये है ना कि हम इम्प्रूव नहीं कर सके। हाँ भाई, चाहने न चाहने के बावजूद जो है इंडिया और इंडियंस आपके आइडियल बन गए यार। मैं इससे इख्तलाफ करूँगा। आप गले इख्तलाफ करें यार, या तो आप ये आइडियल होना और कंपटीटर होना, उसमें फ़र्क होता है। बिल्कुल इसी तरह है कि आपके चाहने न चाहने के बावजूद इमरान खान ने एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसे फॉलोअर्स का एक बड़ा वो तैयार कर लिया, एक बड़ा ग्रो नंबर, जो आपके न चाहने के बावजूद इमरान खान के लिए कुछ भी करने को तैयार है, पाकिस्तान को आग लगाने के लिए तैयार है। जैसे इस्लामाबाद पे आप, वो भी आपका दिल नहीं चाहता। दिल की बात हो रही है। देखिए, रियलिस्टिक दुनिया में जो कौमें, जो लोग रियलिस्टिक होती हैं, रहती हैं, वो कामयाबी लेती हैं। मिसाल के तौर पे मैं उनकी तरक्की का मुखालफत नहीं कर रहा या उनकी तरक्की से इनकार नहीं कर रहा, मैं आपके लफ्ज़ आइडियल से इख्तलाफ कर रहा हूँ। आइडियल अगर आपको बनाना ही है ना तरक्की के हवाले से, मैं विथड्रॉ करके आइडियल से, लेकिन आप इंडिया जैसी तरक्की करना चाह रहे हैं। बिल्कुल करना चाह रहे हैं। तो हम तो अमेरिका जैसी तरक्की करना चाह रहे हैं सर। हम तो यूरोप जैसी तरक्की करना चाह रहे हैं। दोनों तरह की वो तरक्की करना चाह रहे हैं। वैसी तरक्की नहीं कर सकते आप, वैसी तरक्की चले सर, आप वापस आए साइफर बताएं हमें। आप वैसी तरक्की अगर करना चाहते तो वहाँ पे जो ट्रम्प के साथ उन्होंने कानून के मुताबिक एक्शन किया है, आप इमरान खान के साथ करते, आप जरदारी के साथ करते, आप नवाज शरीफ के साथ करते। कानून में आप ये साबित करते कि ये सदर है, ये प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने ये काम किए जो एज पर लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थे। आप उनके साथ अगर करते ना दो हाथ से, अब वो ट्रम्प कह रहा है इमरान की तरह कि मैं दोबारा हुकूमत में आऊँगा ना, तो मैं ऐसे ही बदला दूंगा। हेनरी क्लिंटन भी अंदर करूंगा। ठीक है, लेकिन ये है कि आपके सामने ये बहुत क्लियर है कि ट्रम्प वहाँ का पॉपुलर लीडर है। लेकिन सर वहाँ पे देखिए, वहाँ की अदालतों ने क्या किया, किस तरह किया, और यहाँ पे अदालतें क्या कर रही हैं। वहाँ का अदालती सिस्टम तो एक बड़ा ही ज़बरदस्त और एक बड़ा ही समझने वाला है कि वहाँ पे जजेस को के बारे में पता होता है कि ये रिपब्लिकन के हैं या ये उसके दूसरी पार्टी के हैं, लेकिन उसके बावजूद अटॉर्नी का भी पता होता है, लेकिन उसके बावजूद वो कानून के ऊपर अमल करते हैं। वो अपने लीडर को बचाने की वो नहीं करते। यहाँ हमारे जजेस का पता नहीं है, बज़ाहिर पता नहीं है कि ये किस पार्टी के हैं, लेकिन वो अपने लीडर को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। असल में पता चल ही गया है, हाँ पता चल गया, लेकिन इलेक्टेड नहीं है वहाँ पे। इलेक्टेड बात तो चल रही थी ना कि उन्होंने कहा था कि अब मेरे जज आ गए हैं, और मीडिया पे आ रहा है, क्योंकि चीज़ें छुपी नहीं है ना। देखें, मसला ये है कि ये जब चीज़ें बाहर आ जाती हैं
आपके पास जो है वो एक पूरा सिनेरियो होता है जिसमें आप महसूस करते हैं कि हमारे मुख्तलिफ ऑफिस पे बैठे हुए लोग क्या सोचते हैं। सर ये तो हर कोई कर रहा है ना, नवाज शरीफ साहब ने बंदे नहीं अपने घुसाए हर इदारे के अंदर, भाई घुसाए, सरकारी साहब ने नहीं घुसाए। इमरान खान अगर घुसा रहा है तो फिर उसके अंदर फिर क्या, वो तो उसी प्रैक्टिस पे चल रहा है जो चल रही है सोसाइटी के अंदर प्रैक्टिस। हाँ बिल्कुल घुसाए, मैं ऐसे वैसे इनकार नहीं कर रहा हूँ और इनकार करना भी नहीं चाहिए, सब करते हैं इस तरह। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि आप जो अमेरिका को लेके आइडल बनने की कोशिश कर रहे हैं ना कि काश हम भी ऐसे हो जाते, ठीक है ना, वो नहीं हो पा रहा ना। फिर वापस आए, मैं असल में ये सोच रहा हूँ कि साइफर का मामला जो है अब इसमें पाकिस्तान के अंदर मैं आपको बताऊं कि जो वज़ीर आज़म जो बड़े लीडर्स जो हैं वो पाकिस्तान में एक सर्टेन टाइम पे ख़ास हमारी क़ुव्वतों के सामने वो मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क हो गए, ठीक है। बेनज़ीर भी सिक्योरिटी रिस्क थी, वो इतनी रिस्क हो गई कि अल्लाह के पास भी भेज दिया उन्होंने, वो फिर पूरे रिस्क से उन्होंने उनको फ्री कर दिया, राइट। नवाज शरीफ सिक्योरिटी रिस्क, इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क। तो आप ये ध्यान में रखें कि साइफर का तो एक ऐसा साइड है जिसको आप इस तनाजुर में देख सकते हैं और देखना भी चाहिए, ठीक है। दूसरा साइड ये है कि कोई भी क्राइम है, मिसाल के तौर पे आप थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें कि ये क्राइम है जो इमरान खान ने किया। अब जब क्राइम ओपन हो गया तो अब आप कहेंगे कि जी इसकी अहमियत नहीं रह गई, ये क्या बात हुई यार, मैंने किसी के साथ बड़ी ज़्यादती कर दी, मैंने उसको छुपाया, उसको यूज़ किया बड़े पैमाने पे, और वो जब खुल के सामने आ गया तो फिर आपने कहा कि यार अब तो पता चल गया ना सबको, अब तो वो ये कहते हैं कि जी ये साइफर जब तक वहाँ से आता है, जब डिकोड हो गया तो फिर उसकी वो वाली बात नहीं रही, वो साइफर नहीं रहा, और वो डिकोड होने के बाद 4-5 जगह पे जाता है ना, प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है, प्राइम मिनिस्टर हाउस जाता है। बहुत आसान है यार, सारे साइफर ओपन कर दे आप। अमेरिका को जो है वो 30 साल क्यों इंतजार करता है? आपको क्या जरूरत पड़ी है, आप छोड़ दे। दुनिया में 25-30 साल के बाद डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाई होते हैं और लोग समझते हैं कि रियासतें समझती हैं कि अब इनके ओपन होने से कोई नेशनल सिक्योरिटी का या कोई ऐसा इशू नहीं होगा। दूसरा ये भी समझते हैं कि जो हकीकतें हैं बाजी की वो आवाम के साथ आनी चाहिए, वो उनका अख्तियार, लिखने वालों को वो उनका अख्तियार है। मुझे पता होना चाहिए, एक तो फौरी तौर पे पता होना चाहिए कि मेरे मुल्क में क्या हो रहा है, मेरे मुल्क में पर्दे के पीछे मेरे लिए क्या फैसले हो रहे हैं। यहाँ पे तो आवाम का प्रॉब्लम है ना बहुत बड़ा। हाँ। मैं आपको ये बताऊं कि ये चीज़ें आम आदमी के लिए, ख़ास तौर पे जो लोग शहरों में रहते हैं, पढ़े लिखे, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके पास इंफॉर्मेशन आए और इंफॉर्मेशन में कोई टेम्परिंग नहीं हो। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और आपको वो अगर पता नहीं चलेगा तो आपके साथ जो कुछ हो रहा है आप उसका तज्जिया नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे हम लोग बैठ के मदारियों की तरह बहुत सारे जो है ना वो चीज़ें इस प्रोग्राम में डाल सकते हैं और आपके पास इतने सारे व्यूज़ आ जाएंगे कि आप कहेंगे क्या बात है, आप इसमें डाल दें, कोई अमीर हो जाएंगे, अभी अमीर हो जाएंगे। लेकिन आपको अच्छे तरीके से पता है कि आपने मुझे बिठाया इसलिए कि मुझे इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं है कि मेरे पीछे जो है वो इतनी बड़ी फॉलोइंग है। मैं कहता हूँ कि आपके पास एक रीज़नेबल किस्म का पढ़े लिखे और अक्लमंद लोगों की तादाद है, लोगों की जो आपको सुनती है और आपसे कम्युनिकेट करती है, इंटरेक्ट करती है। बल्कि मैं अपने देखने वालों को ये कह रहा हूँ कि जी देखें, हमारी बातों में कहीं भी आपको ये महसूस हो कि आप इस बात से इत्फाक नहीं करते तो ये आपको कहने का हक़ है बड़े पैमाने पे। सिर्फ इसमें एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है कि लफ्ज़ों का जो इस्तेमाल है, जुमलों का इस्तेमाल है, वो शाइस्ता होना चाहिए। और आप लिखें हमारे कमेंट्स वाले बॉक्स में कि जी जिससे हम अग्री नहीं करते और अग्री क्यों नहीं करते, ये बहुत ज़रूरी है। मुल्क में और सोसाइटी में अगर डिबेट नहीं होगी, हाँ, और इंशाल्लाह हम उन कमेंट्स का हवाला भी देंगे बगैर कोई उसको वो रखे हुए। तो अभी साइफर का आ गया, साइफर का मामला सीधा है। साइफर भी तब तक इस्तेमाल होगा जब तक इसकी पॉलिटिकल यूसेज होगी। जब तक इसका इस्तेमाल होगा ना उस वक्त इस्तेमाल होगा, सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। आगे चल के मिसाल इलेक्शन, अभी ये सारा टारगेट ये है कि जी नेक्स्ट इलेक्शन जो है ना
इसमें खान साहब को आप दूर रखें, ठीक है। अब अगर नवाज शरीफ, बेनज़ीर, ये सारे 5-5, 8-8, 10-10 साल जो है वो सिनेरियो से गायब रहे हैं, पार्लियामेंट में नहीं रहे हैं, फिर वापस तो इमरान खान के लिए जो डिज़ाइन है इसमें मतलब क्या मायूब है, जरा इस एंगल से देखें ना। बेनज़ीर भुट्टो जो है वो पीपल्स पार्टी के ऊपर बैन लगा तो उन्होंने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बना दी। उसके सरबराह जो है वो कौन थे? उसके सरबराह अमीन फ़हीम, राइट। उसके बाद मुस्लिम लीग नून जो है वो जी नवाज शरीफ माइनस फार्मूला, ये माइनस फार्मूला था। आप नवाज शरीफ को आपने सऊदी भेज दिया। अब ऐसे हालात जावेद हाशमी पार्टी चलाते रहे, ठीक है, वो चलाते रहे। अब क्या है, अब ये है कि नवाज शरीफ लंदन बैठे हैं, अब पार्टी यहाँ पे उनकी बेटी चला रही है। अभी भी इमरान खान साहब, आपका क्या ख्याल है, ये कोई कुरान में लिखा है या कहीं ऐसे कोई पाक सहीफे में लिखा हुआ है कि जी इमरान खान वज़ीर आज़म उनका होना बहुत ज़रूरी है, वो पार्टी के सरबराह भी होना ज़रूरी है और वो नज़र आना चाहिए। आप पर्दे के पीछे मुल्क की तरक्की के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ये आपकी सारी गुफ्तगू से जो है ना, मुझे अभी उमर चीमा का मैं एक वीलॉग देख रहा था, उसके अंदर उसने एक बात कही कि सैफुर रहमान जो है वो नवाज शरीफ साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि यार वो जो तैयारा साजिश केस था कि मियाँ साहब अब तो फांसी हमें लगेगी, तो मियाँ साहब ने उन्हें कहा कि भाई ज़्यादा कानून की किताबें मत पढ़ा करो, ना हम कानून के तहत जो है ना गिरफ्तार हुए हैं और ना ही कानून के तहत हम रिहा हुए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी वज़ीर आज़म जब फारिग हो जाते हैं और उनके वो सिक्योरिटी रिस्क बन जाते हैं फारिग होने के फ़ौरन बाद ही, तो वो किसी कानूनी ज़ाब्ते के तहत नहीं होते, किसी की सोच, किसी की ख्वाहिश, किसी इस्टेब्लिशमेंट की नुक्ता नज़र से होते हैं। जब वो इस्टेब्लिशमेंट चेंज होती है या इस्टेब्लिशमेंट को इनको दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर वही हो जाते हैं, सिक्योरिटी रिस्क के बजाय मुल्क के लिए सबसे अहम तरीन रहनुमा हो जाते हैं। इसमें भाई मैं आपको बात बताऊं, बहुत सारे हमारे दोस्तों को पता नहीं होगा, मतलब मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में क्या किया है आपको तो पता है सब कुछ। मैंने या तो जर्नलिज्म की है, जर्नलिज्म के साथ साथ जो पॉजिटिव जो पॉलिटिकल स्ट्रीम्स है उनको फॉलो किया है। मैंने प्रैक्टिकली सियासत की है, सियासी लोगों को देखा है, उनके साथ बैठा हूँ। बीइंग अ जर्नलिस्ट, प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे बैठे हुए लोगों से लेके फुटपाथ पे बैठे हुए लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा है। यही इमरान खान है यार, 3-4 दफ़ा बाजी में मैं उनके इंटरव्यूज़ कर चुका, मैं जब KTN न्यूज़ में हुआ करता था। तो बात आप कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की छोड़े ना, बात यह कि चीज़ें इस तरह होती है मुल्क में। अब हमारे, मैं जिस तरह कह रहा होता हूँ और हमेशा मैं रिपीट करूँगा कि हमारा जो डेटा है वो अमेरिका यूरोप का डेटा नहीं है, उसका तजिया जो है तो हमारे ही स्टाइल में होगा। मुझे क्या इमरान खान के साथ कोई दुश्मनी है या आपको दुश्मनी है? नो, आप इमरान खान जो है उसको वो कोशिश कर। लेकिन एक बात है कि जो इमरान खान से मुखालफत करता है, इमरान खान के चाहने वालों को लगता है कि दुश्मनी है उसकी। ये अब आप अपने आप को छुपा के रखें। PTI के वर्कर्स को मैं एक चीज़ बता दूं, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस वक्त आपको मेरी कोई बात नहीं समझ में आएगी, लेकिन सियासत के लिए, तज्ज़िये के लिए एक तजुर्बा, अमली तजुर्बा, ज़िंदगी का तजुर्बा और थोड़ा सा इतनी करेज होनी चाहिए कि आप सर्टेन टाइम पे दिमाग से सारी चीज़ें जो है ना, जो आपके अंदर भरा हुआ है वो निकाल के ज़रा इंडिपेंडेंट बात करें। आपको अंदाज़ा है कि जो पार्टियों के साथ मैं रहा हूँ, जिन लोगों के साथ सियासत की है, जो दोस्त हैं, उनके साथ कैमरा के ऊपर बैठ के मैं तनकीद कर सकता हूँ, तो ये करेज चाहिए होता है। अच्छा सर, मुश्किल ख़बरें आ रही हैं, ख़राब ख़बरें आ रही हैं, चीनी महंगी होती जा रही है, चीनी का बहरान आने वाला है, बिजली का मसला हल नहीं किया है, निगरान हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें आज रात बढ़ जाएंगी, 12 रुपये बढ़ती हैं, 15 रुपये बढ़ती हैं, कितनी बढ़ती हैं ये अभी अंदाज़ा नहीं है, डॉलर अपनी उसमें नहीं है। वज़ीर ख़जाना ने कल पहली दफ़ा पब्लिक अपीयरेंस दी, सेनेट कमेटी में गई और उन्होंने कह दिया कि जी हमारे पास कोई हल नहीं है। यार आई अप्रिशिएट इट। उन्होंने कहा कि मुझे पता होता कि हालात इतने ख़राब हैं तो शायद वो उससे वो बैक कर गई हैं इस बयान से। वो तो बैक तो कर जाती है ना। हाँ, उन्होंने तो बैक कर गई हैं इस बयान से। उन्होंने कहा मेरे कहने का मकसद ये नहीं था, मैं तो ये कह रही थी कि ये मुल्क को कौम की खिदमत मुझे करनी है ना, जिस तरह आपका कहने का मतलब ये तो इसी तरह है। लेकिन बहरहाल
वो ये तो कह रही है ना कि मुल्क के हालात जो है वो बड़े गैर मामूली है। हाँ, उसने कह दिया कि भाई मेरे पास चले जी, आपको पता था इससे तो मैंने जब पहली दफ़ा सुना तो मेरे ज़हन में ये आया कि कल जब हम बैठेंगे तो हम ये बात करेंगे कि यार मतलब वो स्टेट बैंक को उन्होंने लीड किया है और बड़ा हाई ओहदों पे रही हैं, और मेरा ये ख्याल होता है कि इन सारे एक्सपर्ट्स को मुल्क की डिजिट्स भी मिलते हैं, इकॉनमी के फिगर्स मिलते हैं, हालात का मालूम होता है। अगर डॉक्टर साहबा को ये पता नहीं था तो मुझे रात को बड़ी हैरानी हुई, और मुझे हैरानी होती है तो और कुछ नहीं करता है, थोड़ा सा एक आध कहका लगा था, ठीक है। लेकिन गैर मामूली हालात है, और उन्होंने यही कहा जिस नतीजे पे हम लोग पहुँचे थे और बहुत सारे लोग पहुँचे थे कि देखें बिजली के इस सारे निज़ाम में, पावर के सेक्टर में जो कुछ हो रहा है उसमें आप रिलीफ नहीं दे सकते, और ये कंसेशन से वो इसमें भी हम बात कर चुके हैं। अब इसमें एक बड़ा इनकलाबी किस्म का मामला है, मैं आपको बताऊँ, वो किसी रिवोल्यूशन से कम नहीं है। आप अंदाज़ा करके ऑडिट करें और आवाम के सामने पेश करें कि बिजली इतनी महंगी भी, कहाँ किस किस को आप छुप छुप के सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी समझ रहे हैं ना, बड़ी नाखैज चीज़ है। हाँ, और आप भी समझ रहे होंगे। वो करें और मुझे बताएं कि वो कितने अरबों की है, कितने लाखों की है, चलो कितने रुपयों की है। एक जो रफ फिगर है वो 20 अरब रुपये। 20 अरब रुपये तो आपके पास आ गए ना। नहीं तो वो कौन देगा? आप क्या समझ रहे हैं कि वो सब्सिडी खत्म हो जाएगी? तो आप अगर आपकी तनख्वाह 10 लाख रुपए है, तो या चले मेरी तनख्वाह 10 लाख रुपए है, तो मुझे किस पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं कहूँ नहीं यार अब मैं 5 लाख रुपए तनख्वाह दूंगा? तो भाई जो फ्री की चीज़ आ रही है कौन छोड़ेगा सर? भाईजान मुल्क के लिए आपको क्या करना है? तो मुल्क के लिए आप मुझे तनख्वाह नहीं दे रहे, इस चक्कर में है कि हालात ख़राब हैं। और मजदूर साहब आप ठहरे, मैं आपको इंशाल्लाह, और मुझे आपके ऊपर यकीन है, तो इसका मतलब है कि मुझे इदारे के लिए, इस मुल्क के लिए, सोसाइटी के लिए मैं आपको क्या दे सकता हूँ सर? अगर बहरहाल ये एक बड़ी तवील बात है और सिंपल सी बात है ना, इसके ऊपर एक और सदर साहब को आप जो है ना दो दफ़ा तनख्वाह बढ़वाना चाहते हैं। सदर साहब जाते जाते भी जो है ना वो चाह रहे हैं कि यार पेंशन भी नई तनख्वाह के हिसाब से आ जाए। अच्छा सर, नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि ये जो मौजू है ना, कि ये इस भंवर से, इस दलदल से निकलने का रास्ता क्या है, इसके ऊपर हमें एक अलग वीलॉग करना चाहिए कि कहाँ ख़राबी हुई, क्यों हम इस दलदल में फंस गए हैं, और इस दलदल से बाहर निकलने का लॉन्ग टर्म रास्ता है। ये शॉर्ट टर्म में मसला हल नहीं होगा, पूरी कौम को कुर्बानी देनी होगी, और पूरी कौम से मुराद पूरी कौम है, आवाम तो दे ही रहे हैं, जो खवास हैं उनको भी देनी होगी, और लाइन ऑफ डायरेक्शन हमें बनानी होगी। अब आप ये तो कुर्बानी दे दें, ये अल्लाह का वास्ता है यार। ये जो हमारे बीच में जो डिवीज़न है ना, कि ये फलां ज़बान बोलता है, ये फलां सेट को फॉलो करता है, ये करता है, ये वहाँ से है, ये यूँ कर रहा है, ये कम अज़ कम ये चीज़ें तो हम लोग खुद ख़त्म कर सकते हैं। ये इसीलिए बनाई गई है सर, ताकि वो खवास के ऊपर आपकी नज़र न जाए। सर अभी प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा, अगले व्लॉग में किसी इस प्रोग्राम से हट के एक व्लॉग करेंगे जिसके अंदर इस मसले को डिस्कस करेंगे कि भाई खराबी है क्या और उसका हल क्या। तो इजाज़त दीजिए नाज़रीन, और अपना फीडबैक देते रहा करें ताकि हमें पता चले कि आप ये प्रोग्राम देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे, और इस प्रोग्राम को देख के आपको मज़ा आ रहा है या बुरा लग रहा है, दोनों चीज़ें बताएं ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।